हेलो बेटा, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है हमारा एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपने लास्ट 2-3 क्लासों में जो आपने पढ़ा था वो था फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, 11th क्लास के अंदर जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है। जो आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उससे ही रिलेटेड है, लेकिन अब क्या है, कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के बाद कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें बाद में पता लगती है, उसका हम ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, हम जो पढ़ते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। हम जो पढ़ रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 साइड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने जो अभी इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने सभी अमाउंट को, सभी आइटम्स को, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, चाहे वो P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट में, वो वन टाइम ही आया था कि नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, परचेज डेबिट में लिखते हैं, तो फिर वो कहीं और नहीं आता था। लेकिन एक ऐसा आइटम था जो 2 बारी कंसीडर किया जाता था, जिसको 2 बारी हम शो करते थे, और वो आइटम था क्या, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आप एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे और फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते थे। रीज़न क्या था उसको 2 बारी लिखने का? उसका रीज़न ये था कि वो ट्रायल बैलेंस के बिल्कुल बाहर लिखा होता था, लास्ट में लिखा होता है। और क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द डे बनता है कि हमारा आज का स्टॉक कितना है, तो उसकी 2 साइड पोस्टिंग होती नहीं है, इसलिए हम उसे 2 साइड पोस्टिंग करके हम उसको भी डबल एंट्री सिस्टम में ले लेते हैं। तो हर एडजस्टमेंट की, जो हम पढ़ेंगे अब चैप्टर में, हर एडजस्टमेंट की 2 साइड पोस्टिंग होगी। हर एडजस्टमेंट की 2 साइड पोस्टिंग होगी। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती हैं, एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती है जिसकी हमें पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आपकी आती है वो है क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एंड ऑफ द ईयर जब ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ज़्यादातर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, इसलिए उसकी 2 साइड पोस्टिंग कहाँ होती है? एक होता है कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। लेकिन सपोज कीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, केवल उसके एक ही बारी शो किया जाएगा, और वो भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब है उसकी 2 साइड पोस्टिंग हो चुकी है, फिर हम उसे एज ए एसेट्स की तरह कंसीडर करेंगे, और वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ कहाँ शो करते हैं, इसकी 2 साइड पोस्टिंग कहाँ होती है? एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में, ठीक है, और दूसरा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। और अगर वो कहाँ पे होगा, ट्रायल बैलेंस में होगा, तो वो कहाँ जाएगा, केवल बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, अब बेटा दूसरी जो हमारी एडजस्टमेंट आती है वो होता है एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इसको हम कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं किया,
और क्या कह सकते हैं उसे, अनपेड, जो आपने अभी पे नहीं किया। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस, देखिए मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट। तो एनी एक्सपेंसेस का मतलब ये मत सोचना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आए चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट में, नीचे एडजस्टमेंट दी होगी अब आपको, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। इसको करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम अकाउंटिंग के क्या सिस्टम को फॉलो करते हैं, कितने सिस्टम है अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग हम किस किस सिस्टम या किस किस बेस से अकाउंटिंग करते हैं, क्या टाइप के अकाउंटिंग होती है, कितने टाइप की। आपने 4 चैप्टर पढ़ा था, एक कैश बेस अकाउंटिंग होती है और एक एक्रूअल बेस अकाउंटिंग होती है। तो कैश बेस अकाउंटिंग क्या कहता है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कैश इनफ्लो हो रहा हो चाहे कैश का आउटफ्लो हो रहा हो। जो कैश में इन्वॉल्व नहीं होता था उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। और दूसरी अकाउंटिंग जिसको बेस पे हम करते थे अकाउंटिंग, वो था एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। तो एक्रूअल बेस क्या कहता है कि अगर आपने करंट ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, उसमें आपने मान लो रेंट पेड कर दिया, और अगर आपका रेंट आउटस्टैंडिंग भी है तो आप पेड वाले को भी दिखाएंगे और जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी दिखाएंगे। क्योंकि एक्रूअल बेस क्या कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी आपकी इनकम हुई है विच इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे वो मिल गई हो या ना मिली हो, ठीक है। रिसीव का मतलब मान लो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं मैं, मान लीजिए इस साल में मुझे 10,000 रुपये फ़ी मिली है और 2,000 रुपये फ़ी नहीं मिली अभी तक, अनपेड है, वो मिली नहीं मुझे। तो मेरी टोटल इनकम इस फाइनेंशियल ईयर की 12,000 मानी जाएगी। ये नहीं देखूंगा कि मुझे 10 ही मिले तो 10 ही कहूँगा, 10 भी और जो नहीं 2,000 मिले वो भी। ये बताता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। लेकिन यही कैश बेस अकाउंटिंग होती तो मैं केवल क्या कहता 10,000 है, क्योंकि जो मिला है मुझे। तो आप याद रखना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है ये एक्रूअल बेस अकाउंटिंग के बेस पे बनाई जाती है, कैश बेस पे नहीं होता। और दुनिया में ज़्यादातर जितने भी हम बिजनेस कर रहे हैं सब वो किस बनते हैं, एक्रूअल बेस पे बनते हैं, ठीक है। कैश बेस अकाउंटिंग बस एक छोटा सा है, कैश बुक बनती है और वो भी ज़्यादातर एनजीओज यूज़ करती है, लेकिन आजकल के टाइम में तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग ही चलती है ज़्यादातर। तो हम एक्रूअल बेस अकाउंटिंग को थोड़ा सा समझते हैं। हम ये कहते हैं भाई इस साल की आप मुझे इनकम बताओ, इस साल की। अब सपोज करो वही बात ले लेता हूँ कि एक बच्चे ने मुझे फीस दी इस साल की, एक बच्चे ने मुझे पिछले साल की जो बकाया थी वो पे कर दी, और एक बच्चे ने मुझे आने वाले साल की पे कर दी। तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल करंट ईयर की इनकम को दिखाऊंगा, और एक बच्चे की फीस अभी तक आई नहीं, तो जो करंट ईयर मुझे रिसीव हुआ उसमें मैं केवल करंट ईयर की ही जोड़ूंगा। तो करंट ईयर की जो नहीं दी है उसको वो जोड़ूंगा। जिस बच्चे ने मुझे अगले साल की दे दी है वो तो अगले साल की है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जिस बच्चे ने मुझे पिछले साल की इस साल दी है तो रिसीव होगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसको भी कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि वो पिछले साल की थी, ठीक है। तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग को फॉलो करके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, मतलब अब सपोज कीजिए आपने जो वेजिस है इस साल आपने 1 लाख रुपए का वेजिस पे कर दिया। किसको वेजिस पे करते हैं हम, अपनी लेबर को। अब 1 लाख का जो वेजिस पे किया है आपने, उसमें से 20,000 रुपए की वेजिस अभी आपको देने हैं। कुछ लेबर रह गई जिसको आपने वेजिस पे नहीं किया। तो सपोज करो अगर उसको भी पे करते तो इस साल का टोटल एक्सपेंडिचर क्या माना जाता है वेजिस का, 1 लाख प्लस 20,000 यानी 1,20,000। पे नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेंसेस नहीं हुआ, एक्सपेंसेस काम तो करवा लिया ना आपने उनसे, पे नहीं किया इसका मतलब ये क्या है,
कि आपने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाएगा। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो आप क्या करेंगे, उसे उस एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे जिसका वो आउटस्टैंडिंग है। जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरा वेजिस, जो मैंने वेजिस लिखा, जैसे वेजिस ये वो है जो मैंने पे किया है, और वेजिस अगर आउटस्टैंडिंग है तो मैं यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजिस। कहां पे, टोटल करके ये अमाउंट लिख दूंगा मैं, मेरा टोटल ये आ जाएगा। ये वो एक्सपेंसेस है जो मैं पे कर चुका हूं, और ये वो है जो अभी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट पेड। अब खाली वेजेस के लिए नहीं, ये ऐसे हर किसी, सैलरी के लिए भी होगा सेम ऐसे ही, रेंट के लिए भी होगा सेम ऐसे ही, इंश्योरेंस के लिए भी होगा, इंटरेस्ट के लिए, सबके लिए यही है। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंसेस में उसे आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे जिसका वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, उस एक्सपेंसेस में जोड़ देंगे जिसका वो आउटस्टैंडिंग है। और बैलेंस शीट की कहां पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। किसमें, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख के शो कर देंगे। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। भाई जिस वर्कर को, जिस लेबर को हमने सैलरी नहीं दी है, वो तो वेजेस नहीं दिया, वो तो हमसे क्या कहेगा, अगले महीने, अगले साल जैसे स्टार्ट होगा वो कहेगा सर वो पिछले महीने की हमारी वेजेस दे दो। तो मेरी तो लायबिलिटीज है, और ये लायबिलिटीज कब तक रहेगी, ये लायबिलिटीज जब तक मैं उसको पे नहीं करूंगा। और जिस दिन मैंने उसको पे कर दिया, मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से उसको हटा दूंगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसे उस एक्सपेंसेस में जोड़ेंगे जिसका वो आउटस्टैंडिंग है, और उस आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट की कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ये हो गया हमारी एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड और अनपेड। थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारी आती है इस चैप्टर में, वो आती है एनी एक्सपेंसेस प्रीपेड। एनी एक्सपेंसेस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, यही तो होता है। ठीक है, पेड इन एडवांस। तो बेटा एक बात बताओ, एडवांस क्या होता है? एडवांस ये है कि अभी आपने वो चीज यूटिलाइज नहीं की और आपने पहले पे कर दी। ठीक है, सपोज करो आप रेंट पे रहते हो, आपने एक महीने जनवरी में रहे आप, और आपने फरवरी का भी रेंट दे दिया। तो मैं कहूँगी जनवरी का रेंट क्या है, तो जो आपने रेंट मान लो 2000 रुपये रेंट दिया है, और 1000 रुपये इस महीने का जनवरी का, एक फरवरी का। तो मैं आपसे पूछूं भाई जनवरी का एक्सपेंसेस क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2000 है, एक्सपेंसेस कितना है, 1000 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, आउटस्टैंडिंग जब हम ऐड कर रहे हैं तो प्रीपेड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, वो तो आने वाले ईयर का है ना। तो अगर कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड है, एडवांस है, तो आप क्या करेंगे, उसे मान लो इंश्योरेंस है, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस नॉर्मली ज्यादातर ये इंश्योरेंस एडवांस चलती है। ठीक है, जैसे आपने इंश्योरेंस करवाई, हो गया, अब नेक्स्ट इंश्योरेंस जैसे ही आएगी आप पहले से पे कर दोगे। ठीक है, इंश्योरेंस है, मान लो इंश्योरेंस आपने प्रीपेड कर रखा है, तो लेस क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, क्या करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। और दूसरा, उस प्रीपेड इंश्योरेंस को, उस प्रीपेड इंश्योरेंस को
बैलेंस शीट की कहाँ पे, एसेट साइड में शो करेंगे। कैसे लिख के, प्रीपेड इंश्योरेंस। यहां पे भी एक्रूअल बेस प्रिंसिपल कह रहा है भाई इस साल के खर्चे बताओ ना आपने। अब मान लो 2025 में आपने 2026 का एक्सपेंसेस पे कर दिया, तो इस ईयर के एक्सपेंसेस में क्या है, जो इंश्योरेंस पे किया इसमें ये प्रीपेड 26 का है तो हमने माइनस किया, और फिर कहां जाएगा ये प्रीपेड, कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हर एडजस्टमेंट का टू साइड इफेक्ट पड़ता है। कोई एक्सपेंसेस है तो आउटस्टैंडिंग है तो उसमें ऐड करके फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और प्रीपेड आपकी एज ए एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट जो आती है वो आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। देखिए बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है, व्हेन द यूज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, जो भी हम टेंजिबल एसेट्स को यूज करते हैं उससे जो उनकी वैल्यू में फॉल होता है, रिड्यूस होती है उनकी वैल्यू, उसको हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। डेप्रीशिएशन इज ए नॉन फंड एक्सपेंसेस। नॉन फंड एक्सपेंसेस मतलब ये पेमेंट नहीं होता लेकिन एक्सपेंसेस है, कंसीडर किया जाता है, और ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी आता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमने मशीन पे 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। अब मान लो 1 लाख की मशीन है आपकी और 10% डेप लगाना है, तो आपके हिसाब से डेप्रीशिएशन कितना होगा, 10,000। तो उस डेप्रीशिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस के किस तरफ दिखाएंगे, भाई एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक P&L है और एक बैलेंस शीट है, ये चीज है। अब मैं कह रहा हूं मैंने 10,000 डेप लगाया मशीन पे, मशीन की वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000 आया। अब उस 10,000 को हम कहां शो करेंगे, ट्रेडिंग में तो आएगा नहीं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्या लिख के आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। अब दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, सोचो, मैंने बोला हर एडजस्टमेंट के टू साइड इफेक्ट होगा, तो दूसरा कहां जाएगा। अब बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एसेट साइड में मशीन दिखाएंगे 1 लाख की मशीन, लेकिन फिर क्या होगा, वो 1 लाख की अब 1 लाख को ही रही है, वो तो क्या हुआ 10,000 से क्या हो गया, कम हो गई, तो वहां क्या करेंगे, लेस डेप्रीशिएशन। अब 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000 की आपकी मशीन रह गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन को शो करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट, डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट होगा, अगर आप पे एडजस्टमेंट है, किसी एसेट्स पे आपको डेप लगाना है, तो जिस एसेट्स का डेप्रीशिएशन है उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। कहां, डेप्रीशिएशन किस पे लगाया आपने, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी या किसी भी फिक्स एसेट्स पे जो भी लगाना है। ठीक है, ये लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन, कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। लिख दिया, कैसे लिख के, टू डेप्रीशिएशन ऑन। अब जैसे मशीन पे लगाए तो मशीन लिख दो, ठीक है, प्लांट पे लगाए तो प्लांट लिख दो, फर्नीचर पे लगाए तो फर्नीचर, व्हीकल पे लगाए तो व्हीकल लिख देंगे। अब दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की 2 साइडें होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो यहां लिख देंगे, मान लो आपने फिक्स एसेट लिखी, यहां फिक्स एसेट्स और उसमें से लेस डेप और घटा के फिर जो अमाउंट आएगा वो यहां लिख देंगे। भाई डेप्रीशिएशन इज अ फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में कमी होना, कमी मीन्स माइनस होना। तो जितना डेप लगाया वो तो P&L में आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब डेप्रीशिएशन कैसे लगता है, आपको पता है एक वैल्यू होती है, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादातर लगेगा, 10% है, 5% है। एक तो ये होता है कि परसेंटेज दे रखी होगी। कई बार आपको ऐसे कहेगा कि जैसे मान लीजिए आपका प्लांट है, ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा 50,000 और नीचे लिखा होगा वैल्यू ऑफ प्लांट
₹45,000, प्लांट एंड की वैल्यू 45,000। अब आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में तो प्लांट कितने का था, 50,000 का, नीचे कह रहा भाई अब उसकी वैल्यू 45,000 हो गई, तो कहाँ गया 5,000, तो वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, और परसेंटेज दे रखी होगी तो आप परसेंटेज के हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको आप नोट कीजिए, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम।